सोचने की क्षमता। अपनी अनेक विशेषताओं के बावजूद सभी मनुष्य एक जैसी खासियतें साझा करते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय यह है कि मानव मस्तिष्क अन्य प्राणियों के मुकाबले असाधारण रूप से बड़ा है। 60 किलो के वजन वाले स्तनधारी के मस्तिष्क का औसत आकार 200 घन सेंटीमीटर होता है। 25 लाख साल पहले के सबसे प्राचीन पुरुष और स्त्री के मस्तिष्क लगभग 600 घन सेंटीमीटर थे। आधुनिक मनुष्यों का औसतन 1200-1400 घन सेंटीमीटर मस्तिष्क होता है। नेएंडरथल के मस्तिष्क इससे भी बड़े थे। विकास प्रक्रिया द्वारा बड़े मस्तिष्क का चयन किया जाना हमें स्वाभाविक सी बात लग सकती है। हम अपनी जबरदस्त बुद्धिमत्ता को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि हम मानते हैं कि जहाँ तक दिमागी शक्ति का सवाल है, वह जितनी बड़ी हो उतनी ही अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो नेएंडरथल ने ऐसी बुद्धिमत्ता को उत्पन्न किया होता जो गणना कैलकुलस कर सकती। समूचे प्रजातियों के साथ मानव जाति ही ऐसी भीषण संवेदनशील मशीनों के साथ क्यों विकसित हुई? तथ्य यह है कि एक भारी भरकम मस्तिष्क शरीर पर बड़ा बोझ है। उसे ढोना आसान नहीं है, खास तौर पर जब वो एक विशालकाय खोपड़ी के अंदर बंद हो। उसे ऊर्जा उपलब्ध कराना और भी मुश्किल है। मानव मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2-3% होता है, लेकिन जब मानव आराम कर रहा होता है, उस समय वह शरीर की 25% ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी तुलना में अन्य स्तनधारी के मस्तिष्क को सामान्यतः 8% ऊर्जा की जरूरत होती है। आधुनिक मानव ने अपने विशाल मस्तिष्क की कीमत 2 तरह से चुकाई। 1. उन्हें भोजन की तलाश में अपना ज्यादातर समय बिताना पड़ता था। दूसरे, उनके मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं। जिस तरह कोई सरकार पैसे को शिक्षा के मद में खर्च करती है, उसी तरह मानव ने ऊर्जा को बाहों के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों से खर्च कर दिया था। इससे पूर्वानुमानित नतीजा शायद ही कहा जा सके कि यह घास के मैदान सवाना में जीवित रहने के लिए एक अच्छी रणनीति है। एक चिंपैंजी किसी बुद्धिमान मानव से तकरीबन जीत सकता है, लेकिन वह आदमी को अपनी बनी गुड़िया की तरह चीर सकता है। आज बड़े मस्तिष्क का फायदा है, क्योंकि हम कार और बम तैयार कर सकते हैं, जो हमें चिंपैंजी से ज़्यादा तेज भागने में सक्षम बनाती हैं और हम उनसे सीधे लड़ने के बजाय एक सुरक्षित दूरी से उन पर गोली चला सकते हैं। लेकिन कार और बम हाल ही की चीज़ें हैं। 20 लाख से अधिक वर्षों तक मानव का तंत्रिका नेटवर्क लगातार विकसित होता रहा, लेकिन कुछ चकमक चाकू और नुकीली चीज़ों के अलावा मानव के पास दिखाने लायक बहुत कम था। तब वो क्या चीज़ थी जिसने उन 20 लाख सालों के दौरान विशालकाय मानव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित किया? ईमानदारी से कहें तो हम कुछ नहीं जानते। एक अन्य अद्वितीय मानवीय विशेषता यह है कि हम अपने 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। चलते हैं। सीधे खड़े होकर खेल या गतिविधि के लिए घास के मैदान का संचालन करना आसान है, और हाथ जो चलने के लिए गैर जरूरी हैं, वे पत्थर फेंकने या संकेत करने जैसे अन्य कामों के लिए आज़ाद हैं। ये हाथ जितने ज़्यादा काम कर सकते थे, उतने ही इन हाथों के माध्यम से कामयाब थे, इसीलिए विकासात्मक दबाव नाड़ियों तथा हथेलियों और अंगुलियों की बढ़ती ताकत का कारण बना। नतीजतन मानव अपने हाथों से मुश्किल काम कर सकता है। खास तौर पर वे उपकरण गढ़ सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उपकरणों का निर्माण का पहला साक्ष्य 25 लाख साल पुराना है। उपकरणों का निर्माण तथा उपयोग वह कसौटी है जिसके आधार पर पुरातत्वविद प्राचीन मानव की पहचान करते हैं। लेकिन तनकर चलने का अपना नकारात्मक पहलू भी है। हमारे पूर्वजों का कंकाल लाखों सालों के दौरान एक ऐसे प्राणी को थामे रखने के लिए विकसित हुआ था जो 4 पैरों पर चलता था और जिसका सिर अपेक्षाकृत छोटा था। तनकर खड़े होने के स्थायित्व के साथ सामंजस्य बैठाना खासी चुनौती थी,
खास तौर पर तब जब ढांचे को एक अत्यधिक बड़े खोपड़ी को थामना जरूरी था। मानव जाति ने अपनी बड़ी बुद्धि और ऊर्जावान हाथों की कीमत पीठ के दर्द माइक्रो और गद माइक्रो न के अकड़ने से चुकाए। अन्य प्राणी को अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ी। एक तनी ताकतवर चाल के लिए छोटे अंग जरूरी थे, जो इस विकास को संकुचित करने वाले थे, और ये ठीक उस वक्त जब बच्चों के सिर उभरकर बड़े हो रहे थे। उसकालीन मृदु मनुष्य मादाओं के लिए एक बड़ा संकट बन गया। अन्य प्राणियों ने पहले बच्चे जन्ने थे जब बच्चों के मस्तिष्क और सिर अपेक्षाकृत छोटे और लचीले होते थे। वे ज्यादा कामयाब रहते थे और वे ज्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए जीवित रह सकते थे। प्राकृतिक चयन ने परिणामतः शुरुआती बच्चों को सहारा दिया, और वाकई अन्य प्राणियों के मुकाबले मानव का जन्म समय से पहले हो जाता है, जबकि उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी गतिविधियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती। एक बछड़ा जन्म लेने के कुछ ही समय बाद दौड़ने लग सकता है, जबकि एक बच्चा जन्म लेने के कुछ ही घंटों बाद अपनी मां को छोड़कर खुद ही अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। इंसानी बच्चे असहाय होते हैं। वे भरण पोषण, संरचना और सुरक्षा के लिए कई वर्षों तक अपने बड़े पर निर्भर रहते हैं। इस चीज ने मानव जाति की असाधारण सामाजिक क्षमता और उसकी अनूठी सामाजिक समस्याओं में बड़ा योगदान किया है। पीछे लगे मोहताज बच्चे के साथ अकेली माताएं अपनी संतानों और खुद के लिए शायद ही पर्याप्त भोजन जुटा पाती थीं। बच्चे को बड़ा करने में परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी की सहायता जरूरी होती थी। मानव को बड़ा करने में एक पूरा कुटुंब लगता है। इस तरह विकास ने उन लोगों का साथ दिया जो मजबूत सामाजिक बंधन गढ़ने में सक्षम थे। साथ ही चूंकि मानव अपरंपरागत स्थिति में रहते हैं, उन्हें अन्य प्राणियों के मुकाबले एक बड़ी सीमा तक सामाजिक और समाजीकृत किया जा सकता है। बात से स्तनधारी गब माइक्रो से इस तरह निकलते हैं जैसे आवा से चमकता हुआ गहना निकलता है। नया आकार देने कोई भी कोशिश उसमें खुर्च पैदा कर सकती है या उसे तोड़ सकती है। मानव भेन से निकलते लचीले कांच की तरह गब माइक्रो से निकलते हैं। उन्हें आज़ाद रहने की आवश्यकता है। घुमाया ताना जा सकता है और आकार दिया जा सकता है। यही वजह है कि आज हम अपने बच्चों को ईसाई या बौद्ध, पूंजीवाद या समाजवाद, लड़ाकू या शांतिप्रिय बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि बड़ा मस्तिष्क, औजारों का इस्तेमाल, सीखने की उत्कृष्ट क्षमताएं और जटिल सामाजिक संरचनाएं बड़ी सुविधाएं हैं। ये बात स्वाभाविक लगती है कि इन चीज़ों ने मानव को पृथ्वी का सबसे ताकतवर प्राणी बनाया है, लेकिन मानव इन तमाम सुविधाओं को पूरे 20 लाख वर्ष तक भोगते रहे, जिस दौरान वे कमजोर और महत्वहीन बने रहे। लिहाजा 10 लाख साल पहले के मानव अपने बड़े मस्तिष्क और पत्थर के अपने पैने औजारों के बावजूद लगातार शिकार के भय में रहते थे। कभी कभार ही बड़े शिकार किया करते थे, और मुख्यतः वनस्पतियां बटोरकर, कड़े को पकड़कर, छोटे जानवरों का पीछा करके और ज्यादा ताकतवर मांसभक्षियों द्वारा छोड़ा गया सड़ा हुआ मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे। शुरुआती पत्थर के औजारों का एक सबसे आम उपयोग मांस को तोड़कर निकालने के लिए होता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हमारा मूल सहारा था। जिस तरह कठफोड़वे पेड़ों के तने से कड़े को निकालने में महारत हासिल कर लेते हैं, उसी तरह मानव ने हड्डी से मांस निकालने में महारत हासिल कर ली थी। मांस। मान लीजिए कि आप शेरों के एक झुंड द्वारा एक जिराफ को मारकर खाते हुए देखते हैं। उनका भोजन पूरा होने तक आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आपकी बारी अभी भी नहीं आई है, क्योंकि पहले लकड़बग्घे और अन्य मृत जानवर के उस जूठन को खाएंगे और आप उनके इस काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। इसके बाद ही आप और आपकी टोली सावधानी के साथ दाएं बाएं देखते हुए उस लाश के कंकाल की ओर बढ़ेंगे और बचे खुचे खाने लायक मांस तंतु पर झपटेंगे।
ये हमारे इतिहास और मनोविज्ञान को समझने की एक कुंजी है। भोजन की श्रृंखला में मानव जाति की स्थिति हाल ही के समय तक लगातार बीच की रही थी। लाखों वर्षों तक मानव ने छोटे स्तनधारियों का शिकार किया, जो कुछ बटोर सकते थे उसे बटोरा, जिस दौरान वे बड़े शिकारियों द्वारा शिकार बनाए जाते रहे। ये महज 400,000 साल पहले की बात है, जब मानव की कई जातियां ने नियमित रूप से बड़े शिकार करना शुरू किया, और ये होमो सैपियंस के उदय के साथ घटित महज पिछले 100,000 साल की घटना है कि मानव भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर जा पहुंचा। मानवता के शीर्ष पर लगाई गई इस शानदार छलांग के व्यापक नतीजे हैं। शेर और शाकाहारी जैसे अन्य प्राणी इस परिपक्वता के शीर्ष पर पहुंचे थे, जबकि लाखों वर्षों के दौरान धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचे थे। इस चीज ने पारिस्थितिकी तंत्र के उन संतुलनों को विकसित करने में मदद की, जो शेरों और शाकाहारियों को भारी तबाही मचाने से रोकते हैं। जब शेर ज्यादा घातक होते गए, तब अन्य प्राणियों ने और तेज दौड़ने, लकड़बग्घों ने बेहतर ढंग से सहयोग करने और गैज़ेल ने और ज्यादा चतुर होने की सामर्थ्य हासिल कर ली। इसके विपरीत, मानव इतनी जल्दी शीर्ष पर जा पहुंचा कि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बैठाने का समय ही नहीं मिला। इसके अलावा, खुद मनुष्य तालमेल बैठाने में असफल रहे। महासागरीय सबसे शीर्षस्थ शिकारी तेजी से जीव हैं। लाखों वर्षों के विकास ने उन्हें आत्मनिर्भरता से भर दिया है। सैपियंस इसके विपरीत काफी हद तक छोटे अविकसित देश की तरह हैं, जिनका अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों पर निर्भर होती है। अभी हाल ही के वक्त तक घास के मैदान सवाना की एक कमजोर नकल रह चुकी है। हम अपनी स्थिति को लेकर भय और असुरक्षा से भरे हैं। ये स्थिति हमें और भी दूर तथा खतरनाक बनाती है। इस अस्थिरता की छलांग के नतीजों में घातक युद्धों से लेकर पर्यावरण से संबंधित तबाही तक अनेक ऐतिहासिक आपदाएं घटित हुई हैं।